हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 2 क्या, कब, कहाँ और कैसे को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो इस चैप्टर में क्या है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ ये कैसे पता लगाएं। तो इसमें चैप्टर में है कि कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ ये हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हज़ारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ हमें जो है इतिहास से ही मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण से ही इतिहास का विषय है और इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है और ये विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते और प्रत्येक ऐतिहासिक युग की जो है अपनी विशेषताएं होती है। और भारत में प्राचीन काल जो है मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो कि 700 से 750 ईस्वी तक है उसको निर्धारित किया गया है। आगे क्या है कि इसके आरंभिक चरण को जो है पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। और इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विश्व के विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन हो गया और पुनः छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ और इस्लाम के माध्यम से जो है नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का भी गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ और यह प्रक्रिया जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई और इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का जो है अंत हुआ। यह क्या है कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है उसको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचारों और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई और दुर्भाग्यवश ये नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे और इस व्यवस्था को जो है उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद क्या है कि जब विदेशियों द्वारा स्थापित की गई क्या है कि हमारे देश की आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे और इसी व्यवस्था को क्या है कि उपनिवेशवाद कहा गया है। और इसके अंतर्गत क्या था कि किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता था और स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना और इस संविधान के द्वारा जनता ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला और यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे यह है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी से हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसमें क्या है कि इनमें से एक स्रोत जो है अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इसमें राजाओं एवं आम लोगों का जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है और ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण से पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ जो है प्रायः ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी मिलती है और बहुत सी जो है पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालयों और संग्रहालयों में अभी भी सुरक्षित है। पटना में जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी है। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। तो अगर ये ऐसा पूछ जाए कि खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है तो पटना है और पालीगंज में भरतपुरा एक जगह है, वहाँ पे गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय है और उसमें क्या है कि ये पांडुलिपियाँ जो है जो ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती है वो अभी भी सुरक्षित है। तो ये सब जो माइनर ये क्वेश्चन है इसको पूछा जा सकता है।
संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी जो है आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं और नाटक आदि है। और इनमें से कई जो है संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जबकि कई अन्य प्राकृत, तमिल और कन्नड़ आदि में हैं। तो यहाँ आगे देख सकते हैं कि ताड़पत्रों में लिखी गई पांडुलिपि का एक चित्र है यहाँ पे, और एक अभिलेख का चित्र है। अभिलेख होता है जो पत्थरों पे उकेरा जाता है, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। हम अतीत की जानकारी जो है अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख क्या है कि पत्थर अथवा धातु के सतह पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं, और इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, मतलब एक काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड, और ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित जो है आदेशों का पालन कर सके। इसमें अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। और ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के आदि आते हैं। और ये वस्तुएं जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात जो है काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब जो मिट्टी के नीचे जो भी अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और ये सब को खोद के निकालता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो खोद कर निकली हुई वस्तु, इसको पुरातात्विक स्रोत है, और जो इस सबको निकालता है उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिक्के और मुद्राओं के चित्र है, और एक मृद भांड है, मतलब मिट्टी का भांड उस जमाने का। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों और पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट दिया हुआ है, क्या है कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरा नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं, और इस खुदाई में सोने के बैलों के जो टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना के कुम्हारा नामक जिस स्थान है, वहाँ से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ खोज के निकाला। और कौन निकाला है? डॉक्टर स्पूनर निकाला है। और इसमें और भी क्या मिला है कि सोने के बैलों के जो टुकड़े हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। और इसी तरह पांडुलिपियाँ, अभिलेख, सिक्के तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। तो क्या है कि पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के जो है और पुरातत्व से संबंधित जो भी चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? और उन स्रोतों के आधार पर जो पुरातत्वविद होते हैं और इतिहासकार होते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब पास्ट में जो भी हुआ उसका स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, उसका व्याख्या करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिक्के जो थे शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती है। तो इससे भी हम लोग को पीछे का जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्कों का अध्ययन को क्या है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगर मुद्रा शास्त्र नहीं भी रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक कहते हैं, है ना? हम लिख देते हैं यहाँ पे नुमिस्मेटिक। बहुत बार जो है इंग्लिश में भी पूछ लेता है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। हिंदी में मुद्रा शास्त्र और इंग्लिश में उसको नुमिस्मेटिक कहते हैं। तो खुदाई में मिले वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय के निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है उसे रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। तो ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है कि जो पिछले पास्ट में इतिहास में जो भी चीज़ें घटी तो इसका डेट या टाइम कैसे पता करें। तो इसके लिए बहुत सारी विधि है, लेकिन जो सबसे प्रचलित विधि है वो क्या है? रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति है। तो रेडियो कार्बन विधि कैसे काम करता है? तो ये जो है तिथि निर्धारण का ये काम जो है भौतिक शास्त्री करते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं वो करते हैं। कैसे करते हैं कि सारी वस्तुओं में से एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिसको क्या कहते हैं? कार्बन 14 कहलाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थ वे होते हैं जिसमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं, और जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। और जब कोई मर जाता है तब वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वो इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। और भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की जो है आयु निश्चित करते हैं।
तिथियों का मतलब क्या है कि प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होता था। किस के आधार पर होता था? विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर। लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है और उसके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसवी पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं और इंग्लिश में इसको AD लिखते हैं, है ना। इस प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। यदि कहीं पे 2009 ईस्वी या फिर उसको इंग्लिश में AD लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद, और 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वो 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है कि जैसे ये 50,000 BC है और ये 10,000 BC, 1000 BC, 500 BC। तो यहाँ पे जैसे है कि अगर ये 0 है तो ये 0 क्या है? 0 की खास बात क्या है कि ये ईसा मसीह का जन्म का पीरियड है, और इसके बाद का जो पीरियड है वो उसके जन्म के बाद का है, जिसका है AD मतलब है एनो डोमिनी, और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी जो है आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भाग में बांटा जा सकता है। भौगोलिक मतलब फिजिकल, है ना, जो है उसका क्या रूपरेखा है, तो उसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। तो पहला क्या है? पहला तो ये है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, और इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं? कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश जो है सम्मिलित है। दूसरा, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है, और ये देश का जो है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा पार्ट कौन सा आता है कि दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। और चौथा पार्ट है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश से मिले हुए हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे एक इंडिया का मैप है और इसमें हम आपको समझाते हैं कि ये जो पार्ट है पहाड़ों वाला, ये पहला पार्ट है ना, उत्तर पूर्व। फिर ये जो हम लोग का यूपी बिहार वाला पार्ट है, ये हम लोग का है सेकेंड पार्ट, और ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत वाला पार्ट ये थर्ड है, और ये दक्षिण भारत का पार्ट ये 4th नंबर में है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित जो है पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा, और इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क जो है अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहाँ लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है, और लगभग 4700 जिसे 2500 ईस्वी पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ है। ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा क्या है? तो ये क्या है? ये पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पे आदिवासी मानव समूह की भी पहचान है। तो अगर ये पूछे तो ये क्या है? पहला तो ये पहाड़ियाँ है, अगर पहाड़ियाँ ऑप्शन में नहीं है तो ये आदिवासी है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच जो है विंध्य पर्वत को है विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है, और विंध्य के दक्षिण में जो है ब्रह्मगिरि स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापासनी संस्कृति का निर्माण किया। तो क्या होता है कि विंध्य के ही दक्षिण में ब्रह्मगिरि के स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापासनी संस्कृति का निर्माण किया। और महापासनी संस्कृति में क्या होता था कि मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जो है बहती है, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित जो है कोल्डिवा एवं चोपानी मांडो 2 ऐसा स्थल है जहां सबसे पहले चावल या धान उपजाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चावल या धान कहाँ उपजाया गया था, तो वो होगा कोल्डिवा और चोपानी मांडो, और ये कहाँ? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है।
उत्तर भारत में बहने वाली नदी जो है कि दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय जो है खरीद बिक्री करते थे। और इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु का भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी जो है खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रों को पार करके भारत आते रहते थे और इसी आवागमन से जो है हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई है। देश का नाम कैसे पड़ा? तो देश का हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा और इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित जो है भूमि प्रदेश को इंडिया कहा और फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। और इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत जो है भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। और इसका जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के जो इतिहास को जो है इसके आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और प्राचीन भारत में मानव का जीवन कैसा था इसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज कैसा था, तो इसके सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है कुछ, है ना, MCQs है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किससे होता है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किससे, कार्बन 14 से होता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है, तो इसका आंसर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, विंध्य पर्वत। और चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये है कोल्डिवा। आगे खाली स्थान को हम लोग भरेंगे कि डैश क्षेत्र के अधीन जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो कौन सा वो क्षेत्र था, तो इसमें क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा, है ना। और भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने में विभाजित किया जाता है, 4 में। कुम्हारा नामक स्थान की खुदाई करवाई किसने करवाई, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो पटना के कुम्हार को किसने करवाई थी, डॉक्टर स्पूनर ने। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से शुरू हुआ है, तो 18वीं सदी से। और डैश के क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ, किस क्षेत्र में, तो ये भी विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। तो ये चैप्टर जो है आपका ये यहीं पे समाप्त हो रहा है और इसके आगे के भी चैप्टर हम लोग जो है इस चैनल में पब्लिश होते रहेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारा सहयोग करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।